Hey aspirants, welcome to our channel We the Hopeful CSE Aspirants। और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और उसका फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पर्टिकुलरली इसका सोर्स जो है वो लक्ष्मीकांत बुक है। तो अगर आपको अच्छे से रीड करना हो तो आप उस बुक में से रीड कर सकते हैं। ये उसका ओवरव्यू है और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा है तो इतना कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। और जब हम इस एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं ना तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड। इसके लिए थोड़ी सी हम हिस्ट्री की टाइमलाइन देख लेते हैं। पहले 24 अगस्त 1608 को ब्रिटिश जो है पोर्ट ऑफ सूरत पे इंडिया में पहुंचते हैं। शिप का नाम होता है इनकी हेक्टर शिप होती है जिस पे ये पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद इनको 1765 में जो मिलते हैं दीवानी राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से किस के दीवानी राइट्स मिलते हैं वो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ये 3 जगह के इनको दीवानी राइट्स मिलते हैं। मतलब इनको एडमिनिस्ट्रेशन की, टैक्स कलेक्शन की, ये सब की एनुअल पेमेंट कर देंगे। ये उसको जो भी सुप्रीम पावर उस टाइम पे रूल कर रही है उसको ये इंडियन रूलर को ये इतनी एनुअल पेमेंट दे देंगे और बाकी का जो उस एरिया का सारा रेवेन्यू जनरेट होगा वो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो ये थी दीवानी राइट्स। और फिर 1757 है, 58 नहीं है, टाइपिंग एरर है ये। तो बैटल ऑफ प्लासी होती है और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है जहाँ से इनकी बिल्कुल टेरिटोरियल पावर स्टार्ट हो जाती है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं सेपॉय म्यूटनी, ये 1857 की सेपॉय म्यूटनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अगर हम टाइमलाइन, क्योंकि हम इसकी टाइमलाइन को ना जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी टाइमलाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो 1857 से पहले का टाइम और एक उसके बाद का टाइम जब 1858 का टाइम, ठीक है, 1858 से स्टार्ट होता है। जो ये है रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ हमारी इंडिपेंडेंस है जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन को जानने के लिए उसको हम 2 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्राउन रूल हो जाता है, एक कंपनी रूल हो जाता है। जब हम इनकी बात करते हैं, जो कंपनी रूल जब हम पढ़ते हैं तो चार्टर सीरीज़ आती है, चार्टर एक्ट की सीरीज़ आती है। और जब हम क्राउन रूल की बात करते हैं तब हमारी जो सीरीज़ आती है वो काउंसिल्स एक्ट आते हैं, काउंसिल्स एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब कंपनी रूल की बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये कंपनी रूल्स आया क्यों था, ये क्या ज़रूरत पड़ी थी। अब कंपनी को ज़रूरत क्या पड़ गई, ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये सब आए क्यों थे, इनका रीज़न क्या था। तो होता ये है कि 1773 तक ना कंपनी बैंकरप्ट होने की उस पे आ जाती है, कगार पे आ जाती है। तो वो हेल्प मांगते हैं क्राउन से। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से या क्वीन एलिजाबेथ से वो हेल्प मांगते हैं क्राउन से। तो क्राउन को ये होता है कि इनके पास इतनी इमेंस पावर दी गई है इनको और ऊपर से इंडिया से रेवेन्यू भी इतना जनरेट हो रहा है और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कर रहे हैं। तो इतना पैसा जा कहाँ रहा है जो इतना रेवेन्यू इंडिया से जनरेट हो रहा है। अगर ये बैंकरप्ट हो रहे हैं तो उन्हें लगता है कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्राउन जो है उनको एक शर्त रखते हैं कि हाँ ठीक है, आपको डेट तो मिल जाएगा लेकिन जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब से कंपनी नहीं करेगी, बल्कि कंपनी के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो क्राउन को दिए जाएंगे। हर रिकॉर्ड जो है आपको क्राउन को ईयरली रिकॉर्ड देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी अब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो शुरू करते हैं हमारी चार्टर सीरीज़ कंपनी रूल को। तो कंपनी रूल होता है सबसे पहला आता है 1773 का एक्ट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडिंग्स इंडिया में लेड करता है। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो कि फाउंडेशंस लेड करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको डेजिग्नेशन
रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजिग्नेशन दे दिया जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो ऐसे हमारे पहले गवर्नर जनरल हैं। अब दूसरा जो है एक गवर्नर जनरल की काउंसिल के इनको 4 मेंबर्स दिए जाते हैं असिस्ट करने के लिए, मतलब गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बना दी जाती है। और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज़ हैं वो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज़ हैं वो असिस्ट करेंगी गवर्नर जनरल को, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके अंडर आएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें आता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न होता है, जो कि 1784 तक इस्टेब्लिश हो जाता है। 1773 में ये बोलते हैं और 1784 में जो है 1773 में इस्टेब्लिश करने की बात होती है और 1774 में वो इस्टेब्लिश हो जाता है। दिस इज़ 1774। दूसरा प्रोहिबिट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनको, कि कोई भी ब्राइब्स वगैरह नहीं ले सकते हैं वो। और दूसरा स्ट्रेंथन हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। ये कंपनी के जो पहले एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें जो लूप होल्स हैं उनको कवर करने के लिए आता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है ना, तब कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है कि कौन किसकी जुरिस्डिक्शन करेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें की जाती है वो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिस्टिंग्विश करा जाता है, उनका जुरिस्डिक्शन एरिया डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के मैटर्स हैं, कोई कर पा रहा है रेवेन्यू कलेक्ट, नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई भी प्रोविंसेस से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनके अंदर कोई डिस्प्यूट्स हैं या फिर उनके लिए कोई रेगुलेशंस बनाने हैं, तो ये सब भी जो है ये इसकी जुरिस्डिक्शन पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास रहेगी। और बाकी जो सारा मैटर बच गया, जो कैलकाटा की बाकी जुरिस्डिक्शन जितनी भी चीज़ें बच गई, उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट 2 लॉज इनेबल करेगा, 2 तरह के, मतलब पर्सनल लॉज लेके आएगा कि हिंदूज़ को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए और मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो उस टाइम पे पीएम होते हैं इंग्लैंड के, उनके नाम पे रखा जाता है, जिनका नाम होता है विलियम पिट। उनके नाम पे ये आता है, इसका नाम रखा जाता है। और इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं, इसके प्रोविज़न जो है कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि जो बोर्ड ऑफ 2 कोर्ट्स इस्टेब्लिश होंगे, 2 बॉडीज़ इस्टेब्लिश होंगी। एक होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि डायरेक्ट करेंगे कंपनी को उनके कमर्शियल अफेयर्स में, डायरेक्टर से डायरेक्ट करेंगे कमर्शियल अफेयर्स को। और कंट्रोल क्या करती है, मिलिट्री, ये सब कुछ। तो पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे। अब कंपनी की टेरिटरीज़, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि सबसे पहले किस एक्ट में बोला गया था, इंडियन टेरिटरीज़ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी थी, उनको ब्रिटिश पोजेशंस फर्स्ट टाइम कब बोला गया था, तो वो यहाँ बोला गया था पिट्स इंडिया एक्ट में कि ये जो है ब्रिटिश पोजेशंस हैं कि इंडिया की टेरिटरीज़ जो भी कंपनी ने एक्वायर करी हैं। दूसरा होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका सुप्रीम कंट्रोल हो जाता है कंपनी के अफेयर्स पे जब ये 2 बोर्ड इस्टेब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। अब इस एक्ट में क्या है, एक्ट ऑफ 1786 में कॉर्नवालिस के लिए लाया जाता है। ये 2 प्रोविजंस होते हैं, एक तो कि वो शर्त 2 रखता है एज गवर्नर जनरल अपना पोस्ट एक्सेप्ट करने के लिए उसने 2 कंडीशंस रखी थी। एक तो वो अपनी काउंसिल जो है उसको ओवरराइड कर पाए, और दूसरा उसका था कि वो कमांडर इन चीफ होगा, यानी काउंसिल का कह सकते हैं, या फिर और एक तो काउंसिल को अपने को ओवरराइड कर पाए उनके डिसीजंस को, अगर कोई स्पेशल केस आता है तो, और एक कमांडर इन चीफ होंगे। तो इनको एक्सेप्ट करके ये प्रोविजंस लाए गए थे। इन प्रोविजंस को लाने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आता है। अब फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये चार्टर सीरीज शुरू हो रही है और हर 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर्स
ये चार्टर एक्ट आएगा। फर्स्ट चार्टर एक्ट है 1793 का, जो एक्सटेंड करता है, जो गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी ना, कॉर्नवालिस को पावर दी गई थी कि वो अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर पाए, उसके डिसीजंस को ओवरराइड कर पाए, तो वो पावर जो है बाकी फ्यूचर जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं सबके लिए कर दी जाती है। और दूसरा कि जो भी कमांडर इन चीफ वाली थी, तो ये कहा जाता है कि अगर उसको बोला जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कि वो एज अ कमांडर इन चीफ जो है रोल करे, उसको एज अ कमांडर इन चीफ काम करे, तो तभी वो उस प्लेस पे, उस डेजिग्नेशन पे आ सकता है। अदरवाइज़ वो कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल जो है वो नहीं होएगा, ठीक है। और कंपनी की मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी इंक्रीज़ करके फर्दर 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ कर दी जाती है उसकी मोनोपोली। और जो सब एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंडियन रेवेन्यू से सैलरी दी जाएगी। एम्प्लॉयज़ कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये सबको। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, इसमें कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। सिर्फ चाय, टी एंड ट्रेड ऑफ विद चाइना, इन दोनों को छोड़ के कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। अब क्राउन के ऊपर कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, उसके ऊपर क्राउन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी हो जाती है, प्रॉपर रूल आ जाता है, उनकी मर्ज़ी चलने लगती है यहाँ पे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया जाता है इंडिया में आने के लिए, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए, लोगों को एनलाइटन करने के लिए। और वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड की भी बात की जाती है ब्रिटिश टेरिटरीज़ में, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ में। अब लोकल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको टैक्स हमें पे करना ही पड़ेगा। किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, आप टैक्स लगाइए, कोई दे रहा है तो ले लीजिए, नहीं दे रहा तो जाने दीजिए, ये वाला काम था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लास्ट सेकेंड चार्टर एक्ट और फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन कर दी जाती है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं विलियम बेंटिक। इन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स में इनका नाम आता है, इन्होंने सती प्रथा वगैरह को अबॉलिश करने की कोशिश की या किया था। और सबसे पहले अब रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि गवर्नर जो है बंगाल का, वो सबसे पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लीव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं विलियम बेंटिक। और हमारे वाइसरॉय कौन से हैं? फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। अब इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो भी अब तक एक्ट आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो अमेंडिंग एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786 आया था, या पिछला चार्टर एक्ट था, उन सबको रेगुलेशंस बोला जाता था। कहीं पर भी ऑफिशियली एक्ट वर्ड यूज़ नहीं होता था, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक्ट वर्ड जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद जो कंपनी की टेरिटरीज़ इंडिया में है ना, उनमें जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके पोजीशन को हेरिडेटरी बना दिया जाता है इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी। मतलब कि जो उनके आगे सक्सेसर्स होंगे, चाहे उनके हायर्स होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो कंपनी में उनकी पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की जाती है यहाँ पे, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करने की, कि लोकल्स को भी मतलब सिविल सर्विसेज में कोई ऐसी अथॉरिटीज़ दी जाएँ कि लोकल लोगों को भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो लाने की कोशिश की थी इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को, लेकिन ला नहीं पाए थे क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह ने अपोज़ कर दिया था। अब लास्ट एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो है हमारा यही चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क माना जाता है। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के, वो अलग अलग कर दिए जाते हैं। 6 और मेंबर्स ऐड कर दिए जाते हैं और गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी जाती है। जो लेजिस्लेटिव विंग है वो एज अ मिनी पार्लियामेंट काम करेगा। और एक जो ICS जो पिछले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लाने की कोशिश की गई थी ICS को, वो नहीं ला पाए थे, वो यहाँ पे ला दिया जाता है। और मैक्यूले कमेटी बिठाई जाती है ताकि वो, और इसका IPC के नाम पे भी भाई याद किया जाता है।
इनको मतलब मैकॉले को आईपीसी के साथ भी जोड़ा जाता है, इनका नाम आता है वहाँ पे भी, इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो उसके बाद आता है कंपनी टू रिटेन पोजीशंस ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन। जो भी इंडिया के टेरिटरी है उस पर कंपनी रूल करेगी एज मतलब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बन के, ठीक है। और टाइम कितने टाइम के लिए करेगी वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था। और फर्स्ट टाइम जो है इंडियन लोगों को भी, लोकल लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो आज इतना ही, इसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि चार्टर सीरीज़, जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी रूल को, जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो है एक तो कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल जो है वो 1773 से लेके 1857 तक होता है, और जो क्राउन रूल है वो 1858 से लेके 1947, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती तब तक। और इस क्लासिफिकेशन में जो 1857 का रिवॉल्ट होता है, इसी वजह से क्राउन एक्वायर कर लेता है आके इंडियन टेरिटरीज़, कंपनी को हटा देते हैं। अब हमारे सबसे पहला जो एक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। उसके लूप होल्स को कवर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आता है। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। उसके बाद हमारी चार्टर सीरीज शुरू हो जाती है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। फिर उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लास्ट जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसके बाद जो है सीधी कंपनी एक्वायर कर लेती है, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक कंपनी रूल जो है वो, जितनी भी कंपनी रूल के अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन हुई थी वो इतनी ही हुई थी, यहाँ तक ही याद करनी है। थैंक यू सो मच। और ये हमारा चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, आपको कुछ इससे कोई फ़ायदा हुआ, कोई बेनिफिट हुआ, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।